जय हिंद दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और आज हम लेकर आए हैं मई के एग्जाम के लिए सीरीज में एक और वीडियो। आज हमारे पास में होने वाला है 17 नंबर का ये वीडियो और इसके पहले के जो हमारे पास 16 वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में और उसकी पुरानी जो सीरीज है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हम करने वाले हैं पूरे इसके 30 वीडियो कंप्लीट। और अभी 3 वीडियो के बाद में सारी क्लासेस फिर कैसी होने वाली है, लाइव क्लासेस होने वाली है जो कि इवनिंग में डेली रहा करेगी एग्जाम तक के। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का ये कोर्सेज के बारे में तो आपको जानकारी पहले से भी है, पुरानी वीडियो आपने देखा होगा तो उसको देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न हमारे पास में है, विंडोज में फाइल के नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। विंडोज क्या है भैया, बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम कोई फाइल वहां पर लिखते हैं, है ना, फाइल हमने बनाई, उसका हमको फाइल का नाम देना है, तो मैक्सिमम हम लोग उसमें कितनी लंबाई, मतलब कितने क्या ले सकते हैं, उसमें कितने कैरेक्टर ले सकते हैं, कितने अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं फाइल को लिखने के लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में दे रहा है 255 128 512 64 की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज किया जाता था इसमें डॉस में, है ना, जो पुराने वाले में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ये वाला 512 जो है तो ये हमको जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे संख्या में सबसे ज्यादा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 128 है तो 128 जो था ये विंडोज का तो है, लेकिन कैसे, पुराने वाले जो संस्करण है उसके लिए। अभी जो हमारे पास में विंडोज हम लोग देखते हैं उसमें जो यूज किया जाता है, पुराने वर्जन तो बंद ही हो गए सारे, नए सारे भी हम यूज कर रहे हैं। तो उसमें जो है 255 कैरेक्टर हम लोग ले सकते हैं किसी भी फाइल के नाम के लिए। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, बाकी को भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर क्या है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर या उसका मुख्य भाग, है ना, या मैं बोलूं उसकी मुख्य कोडिंग क्या होती है ना, जितना स्ट्रांग क्या होगा उसका कोर होगा, जितने स्ट्रांग उसकी कोडिंग होगी उतना ही अच्छा वो कहा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर या उसका जो मुख्य भाग होता है बेसिकली क्या होता है, तो वो होता है भी हमारे पास में क्या, कर्नेल होता है। कर्नेल को याद रखिएगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग या उसका कोर क्या कहलाता है, कर्नेल कहलाता है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशंस को इंस्टॉल करके और चिप के अंदर रखता है, जिसको हम रोम चिप भी कहते हैं। इंटरफेस क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर में 2 तरह का इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं। एक हम करते हैं क्या, GUI यूज करते हैं, GUI, और एक हम क्या यूज करते हैं, CLI। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, हम लोग 2 प्रकार के इंटरफेस यूज करते हैं, ये आपको याद रखना। सेल जो होता है तो सेल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग होता है, लेकिन जो उसका मुख्य भाग होता है वो क्या होगा, वो होगा कर्नेल, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम को किस पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। मॉडेम हमको पता ही है, मॉडेम बेसिकली होता है क्या है, मॉडेम का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, हम लोग करते हैं जो एनालॉग सिग्नल हमारे पास में होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको वापस किसमें बदलेगा, एनालॉग, मतलब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडेम का। और मॉडेम का यूज किया जाता है टेलीफोन लाइन के द्वारा, है ना। टेलीफोन लाइन पे हम क्या लगा देंगे, मॉडेम, वही मॉडेम से एक केबल निकाल के हम लोग लगाने वाले हैं कंप्यूटर में, जिससे हमारा इंटरनेट चलने वाला है। तो यहाँ पर मॉडेम को हम किस पोर्ट से लगाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है, किस पोर्ट पे हम लगाने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि मॉडेम को हम लोग लगाते हैं किससे, सीरियल पोर्ट से, है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरियल पोर्ट। और इस सीरियल पोर्ट को क्योंकि हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं, कम्युनिकेशन मॉडेम हम यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसको कम्युनिकेशन पोर्ट बोला जाता है, याद रखना। और वहां पे हमको किस नाम से मिलता है, कंप्यूटर में कॉम पोर्ट के नाम से मिलता है, इसको भी आप याद रखेंगे। कीबोर्ड कनेक्टर बेसिकली कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता था। जब सीरियल आता था हमको PS2 में लगाने के लिए, या USB हमारे पास पोर्ट आ गए थे, तो जो PS2 के हमारे पास कीबोर्ड थे उसमें USB कनेक्टर लगाकर USB से हम लोग यूज किया करते थे, वहां की बात हो रही। तो इसका चलेगा सिर्फ कीबोर्ड में।
वीडियो पोर्ट में क्या हो गया, बेसिकली हमारे पास में जितने भी ग्राफिक वीडियो देखने के लिए, मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए, चाहे वीजी हो, एचडीएमआई हो, डी सब हो, ये सारे के सारे पोर्ट जो कहलाएंगे हमारे पास में वीडियो पोर्ट के अंतर्गत आएंगे। PS2 पोर्ट बेसिकली क्या है, तो PS2 पोर्ट से हम लोग कीबोर्ड और क्या जोड़ सकते हैं, माउस जोड़ सकते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। कीबोर्ड कौन से कलर का होता है, ब्लू, और माउस कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का PS2 पोर्ट होता है। इसको याद रखिएगा कीबोर्ड और माउस के लिए, है ना। और वर्तमान में हम लोग USB से यूज कर रहे हैं, उसको भी याद रखिएगा। तो इतना ये भी साथ में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो हम पेज को बुकमार्क लगाते क्यों है, देखिए हमारे को वेब ब्राउजर में जब भी हम काम करते हैं तो बहुत सारे पेजेस हमको बार बार ओपन करने होते हैं। एक ही जैसा काम रहेगा तो ओपन करना रहेगा, तो उसको बार बार जाकर उसकी वेबसाइट का एड्रेस हम लोग डालेंगे और फिर ओपन करेंगे, तो इसमें काफ़ी समय लग रहा है, लेंथी लगने लग जाता है। हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट का एड्रेस डाला, ओपन किया, फिर हम क्या लगा देंगे, उसका बुकमार्क लगा देंगे। बुकमार्क के लिए हमारे पास जो एड्रेस बार यहाँ पे होता है ना, जो हमारे पास वेब ब्राउजर होता है उसका जो एड्रेस बार होता है वहाँ पे लास्ट में स्टार का साइन बना होता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो भी लग जाएगा। या फिर हम लोग करने वाले हैं शॉर्टकट की लगाने के बाद में क्या होगा कि हमारा बुकमार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा जैसी ब्राउजर हम ओपन करते हैं उसका पहला जो पेज रहेगा वहीं पे हमको अलग अलग बटने अलग अलग वेब ब्राउजर की दिखेगी। सीधे क्लिक करना है हमको वेबसाइटों पर और सीधे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या शॉर्टकट की यूज करते, तो याद रखना Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। किसके लिए, बुकमार्क के लिए। कंट्रोल बी आपको मालूम है बोल्ड के लिए होता है, ये हम यूज नहीं करते हैं। कंट्रोल एम काय के लिए होती है, तो ये इंडेंट की है। MS वर्ड में इंडेंट अगर लगाना होगा हमको तो हम कंट्रोल एम यूज करते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर Ctrl+D है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में आइकन और 3D मॉडल डालने का विकल्प कहाँ मिलेगा। आइकन्स आपको किसी स्पेसिफिक चित्र का आइकॉन लेकर आना है, या फिर आपको 3D मॉडल्स, है ना, 3D मॉडल मतलब उभरा हुआ दिखेगा, स्क्रीन से बाहर दिखेगा, वो हम कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ पर, MS वर्ड के लिए पूछ रहा है। देखिए ये वाला जो फीचर है, ये हमारे पास लेटेस्ट जो वर्जन आ रहे हैं 2019 और 2000 ऑफिस 365 और 2024, इसमें ही ये ऑप्शन हमको मिलता है 3D मॉडल्स के लिए। तो याद रखिएगा कहाँ से हम लोग ला सकते हैं इसको, तो पेज पर जब भी हमको कोई चीज़ लेकर आनी होती है तो हम कौन सी टैब पर जाते हैं, हम लोग जाते हैं इंसर्ट टैब पर। कहाँ जाएंगे हम लोग, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, और इंसर्ट टैब में हमारे पास टूल बॉक्स मिलता है, कौन सा, इलस्ट्रेशन का। इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में, और वहां पर हमको आइकन और 3D के ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां से हम हमारे पेज पर आइकन लाना है तो आइकन ला लेंगे, या फिर हम 3D मॉडल कुछ लेकर आना होगा तो वो भी हम ला लेंगे। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा अगर यहाँ पे इनकी बात करें तो होम टैब में क्या है, सारे फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं। डिजाइन में क्या है, सारी थीम्स है हमारे पास में, थीम के लिए क्वेश्चन आएगा, डिजाइन लगा देना। रेफरेंस टैब में क्या हमारे पास, तो सिटेशन है ना। सिटेशन आप कंटेंट जो हमारे पास में होता है, बिब्लियोग्राफी वगैरह जो होता है वो हमको कहाँ मिलेगा, रेफरेंस टैब में मिलेगा, और यहाँ सारा का सारा काम हाइपर लिंक पर होता है, वो भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर आधारित मॉडल्स की श्रेणी नहीं है ना। हमारे को यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हुए हैं और प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा, है ना, कौन सी डेटा प्रबंधन क्षमता, मतलब डेटा को प्रबंधन करने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर आधारित मॉडल इनमें से कौन सा नहीं है। हमारे पास में डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर हम कार्य के हिसाब से जब कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहाँ डिजिटल कंप्यूटर हम लोग पढ़ते ही है। वर्तमान समय में जितने भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं सारे के सारे लगभग कैसे हैं, डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास में, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर जब दोनों को मिलाया जाता है तो हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है। और ये हाइब्रिड कंप्यूटर हम यूज कहाँ करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा ECG मशीन और डायलिसिस मशीन, ये एग्जांपल है हमारे पास किसके, हाइब्रिड कंप्यूटर के, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन भी हमारे पास में है कि भौतिक मात्राओं को मापकर अंकों में प्रदर्शित करता है कौन, एनालॉग कंप्यूटर। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद फिर हमारे पास में क्या है, AT क्या होता है, तो AT कुछ नहीं होता है ना। हमारे पास क्या है, कंप्यूटर मॉडल पूछ रहा है, तो AT जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
AT बेसिकली क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि AT कंप्यूटर नहीं होता है, AT क्या होता है, AT हमारे पास में कैबिनेट्स आते हैं, AT और ATX, है ना। तो ये पुराना वाला था और बाद में वहाँ पर ATX कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट होता है ना जिसके अंदर हम सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स रखते हैं, उन लोगों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हमारे पास में है अगला प्रश्न, MS वर्ड 2019 में फुटनोट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। भाई फुटनोट डालने के लिए, फुटनोट बेसिकली क्या होता है, फुटनोट और एंड नोट के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, हम इंसर्ट से जाके उनको ला भी लेते हैं। फुटनोट क्या होता है, तो हमारे डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं तो पेज के अंत में हम क्या यूज करते हैं, फुटनोट यूज करते हैं, और डॉक्यूमेंट के अंत में हम लोग यूज करते हैं एंड नोट। डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम लोग तो पेज के अंत में क्या लगाने वाले हैं, फुटनोट, और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में अगर हमको लगाना होगा तो हम यूज करते हैं एंड नोट। इसको याद रखिएगा, इन दोनों की ही शॉर्टकट की पूछता है, और ये दोनों ही बेसिकली होते कहाँ पर है, ये दोनों ही होते हैं हमारे पास में पेज में नीचे की तरफ, ये याद रखिएगा, हमेशा नीचे की तरफ ही इनका यूज किया जाता है। शॉर्टकट की क्या हमारे पास में, फुटनोट पूछ रहा है तो फुटनोट की जो शॉर्टकट की हमारे पास में है वो है Alt Control + F। Alt Control + F ये क्या होने वाली है, फुटनोट की शॉर्टकट की। और अगर आपसे एंड नोट की पूछे तो ये वाली जो हमारे पास में है ये किसकी है, ये हमारे पास में एंड नोट की शॉर्टकट की है। इसको याद रखिएगा, Alt Control और D, ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा याद करिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रचालन की गति के संदर्भ में FLOPS का पूर्ण रूप क्या है ना। प्रचालन मतलब क्या हो रहा है अभी हमारे पास में, ऑपरेशन। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे को गति की अगर बात करेगी तो गति के संदर्भ में, स्पीड के संदर्भ में FLOPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको ऐसा कैसा याद कर लीजिएगा, ये हमारे पास में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये पहले ही वाला सही है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने बार उसके फ्लोटिंग पॉइंट से क्या हो रहा है, बार बार आकर जा रहा है, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, साइकिल में भी पढ़ते हैं। तो याद रखना, कंप्यूटर प्रचालन की गति के लिए संदर्भ में FLOPS का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। XF इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा सर्च करके और तैयार करिएगा। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ट्विटर की, है ना। ट्विटर जैसे कि हमको पता है कि पहले ट्विटर के नाम से आता था और बाद में उसका नाम क्या हुआ, एक्स। एलन मस्क ने जब से उसका खरीदा है उसका नाम क्या कर दिया है, एक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है कि एक्स ऐप उपयोगकर्ता द्वारा अपडेट अद्यतन के लिए अपनाया गया शब्द। तो यहाँ पर जैसे यूजर है ना, अपडेट क्या करेगा भाई, कुछ ना कुछ वहाँ पे डालेगा, कंटेंट वगैरह। तो पहले जब ट्विटर हम लोग यूज करते थे तब वहां पर कोई कंटेंट अगर डाला जाता था तो उसको कहा जाता था ट्वीट किया, है ना। क्या किया जाता था, ट्वीट किया जाता था, ट्विटर पर ट्वीट किया जाता था, तो उसके लिए राइट आंसर है। जैसे उसको क्या किया है, एक्स, उसका नाम क्या कर दिया है, एक्स कर दिया है, तब से वहां पर जो भी कंटेंट अपडेट किया जाता है, डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पोस्ट, ठीक है। तब से हम लोग पोस्ट कह रहे हैं, ये भी याद रखना। और इसके पहले इसका नाम ट्विटर था, वहां पर जब कंटेंट डाला जाता था तो क्या किया जाता था, उसको ट्वीट कहा जाता था। चलिए इसको याद रखिए। अगला है, चेन प्रिंटर की सामान्य स्पीड क्या होती है। चेन प्रिंटर बेसिकली हमारे पास में एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो लाइन प्रिंटर कैटेगरी हमारे पास में आती है उसमें आता है चेन प्रिंटर। इसमें मेटल की मल्टीपल चेन्स लगी होती है, उन चैनों के ऊपर अक्षर कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और वो एक लाइन में अरेंज होके और फिर हैमर स्ट्रोक लगाकर और क्या करते हैं, लाइन प्रिंट करते हैं। तो एक बार में क्या करते हैं, वो केवल एक लाइन प्रिंट करते हैं, इसलिए वो लाइन प्रिंटर है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि चेन प्रिंटर की सामान्य स्पीड क्या होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कैसा है, ये एक लाइन प्रिंटर है, तो इसकी गति भी किस में निकलने वाली है, लाइन में निकलने वाली है ना। तो क्या आएगा इसका, लाइन पर और मिनट, इस पे निकाली जाती है इसकी स्पीड, लाइन पर मिनट में। मैक्सिमम स्पीड हमसे पूछ रहा है वो सामान्य स्पीड क्या होती है। इसके सामान्य स्पीड से मैक्सिमम स्पीड की जो रेंज हमारे को दी है, तो याद रखना कितनी होगी, 400 से 3000, 400 से 3000 लाइन पर मिनट में ये प्रिंटर क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है ना। इतनी लाइनें प्रिंट कर सकता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अगला प्रिंटर है, प्रिंटर नहीं क्वेश्चन है,
2019 में गटर मार्जिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हमारे पास में जो गटर मार्जिन होता है, बेसिकली गटर मार्जिन हम लोग कहते किससे है ना, हमारे पास बुक्स होती है ना, कोई भी बुक होती है तो बुक को या तो हम ऐसे खोलते हैं या फिर ऐसे ऊपर की तरफ खोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर बुक जब हम ऐसे खोल रहे हैं तो क्या आया, लेफ्ट साइड आया, और जब ऐसे ओपन कर रहे तो क्या आया, टॉप साइड आया। तो लेफ्ट और टॉप साइड में हम लोग क्या करते हैं, बुक को बाइंड करते हैं, है ना, या स्टेपलर लगाएंगे ऊपर की तरफ लगाएंगे या फिर कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम प्रिंट निकाल रहे हैं, हमको बुक को क्या करना है, बाइंड करना है फाइनली। तो हम वहां पे जितना मार्जिन हमने छोड़ा होगा उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा जाता है ताकि यहाँ पे बाइंड हो जाए, और बाइंड होने के बाद क्या होगा, डेटा दबेगा नहीं, है ना। और डेटा अगर दबेगा नहीं तो फिर बाइंडिंग जो है खराब भी नहीं होगी, बार बार से खोल के उसको प्रेशर लगा के नहीं पढ़ना पड़ेगा, इजी पढ़ा जाएगा। तो बाइंडिंग के लिए प्रिंट करते समय छोड़ा गया एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है वो गटर मार्जिन कहलाता है। और बुक जैसे ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ ही ओपन हम लोग करते हैं, तो कितने प्रकार का गटर मार्जिन होता है, 2 प्रकार का होता है, ये आप याद रखना। अब प्रश्न पे आते हैं, गटर मार्जिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हमको बोल रहा है लेफ्ट मार्जिन के लिए, हमको बोल रहा है राइट मार्जिन के लिए, फिर बोल रहा है बाइंडिंग साइड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब हम जिस डॉक्यूमेंट को बाइंडिंग जिधर से करने वाले हैं उस तरफ में, और ये फिर हमको बोल रहा है हेडर के लिए। तो हेडर तो ना, यहाँ पर उन्होंने लेफ्ट जरूर लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन बोल रही है बाइंडिंग साइड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये हमारे जो आंसर निकलता है कि टॉप में हम बाइंड करते हैं हम लोग और लेफ्ट में भी करते हैं जहां जैसी जरूरत होगी। तो ये प्रश्न भी बोल रहा है कि दस्तावेज की बाइंडिंग साइड, मतलब जिधर से भी आपको बाइंडिंग करनी है, या तो हम टॉप से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका गटर मार्जिन कहलाएगा। इसलिए हम कहा जाने वाले हैं, इसके साथ में जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। चलिए अगला है, ओपन ऑफिस कैल्क में कौन सी टूलबार ओपन ऑफिस और सेव जैसे कमांड के लिए त्वरित एक्सेस प्रदान करता है? कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, ओपन ऑफिस की बात कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर, ओपन ऑफिस में। कैल्क, कैल्क क्या है, जैसे एक्सेल का हमारा सॉफ्टवेयर होता है स्प्रेडशीट का, वैसे ही ओपन ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं कैल्क को। तो कैल्क की अगर बात हो रही है, ये ओपन ऑफिस की बात हो रही है, तो कौन सा टूल बार है जो ओपन और सेव जैसे कमांड के लिए त्वरित एक्सेस प्रदान करता है? अगर इसी को हम वहां लेकर जाए एमएस ऑफिस में, और सेम प्रश्न है एमएस ऑफिस के लिए, है ना, कि आपको त्वरित मतलब क्विक, है ना, बटने चाहिए सेव के लिए, अंडू और रीडू के लिए, तो हमारे पर राइट आंसर वहां पे क्या होता है, वहां पर हमारे पास में हो जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, जो टाइटल बार पे ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा हमसे, ओपन ऑफिस के लिए पूछ रहा, तो वहां पर क्विक एक्सेस टूल बार नहीं होता है। तो कौन सा होता है, वहां पर होता है स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा टूल बार होगा, स्टैंडर्ड टूल बार होगा, जिसके अंदर आपको ओपन सेव जैसे कमांड कैसे होंगे, आप तेजी से एक्सेस कर पाए, इस तरीके से वहां पर अरेंज मिलने वाले हैं। तो क्या जाएगा आपका स्टैंडर्ड। फॉर्मेटिंग में तो हमको मालूम है, फॉर्मेटिंग में क्या आएंगे, वही बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, है ना, फॉन्ट का साइज वगैरह, फॉन्ट वगैरह। फार्मूला में क्या आएगा, जहां हम फार्मूला हमको डालना होगा वो जगह हो जाएगी, और स्टेटस टूल बार कहाँ मिलेगा, ये हमको नीचे की तरफ मिलते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है कौन सा सॉफ्टवेयर? देखिए 2 ही प्रकार के सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं पूरे कंप्यूटर में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे एक्चुअल काम करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या जितनी भी एप्लीकेशन हम अलग से इंस्टॉल करते हैं वो। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, बिना इसके हमारा कंप्यूटर चलेगा नहीं। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, कंप्यूटर के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर में से एक होते हैं, और उसी में से एक हमारे पास में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स, मतलब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इनके जो ड्राइवर होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और हमारे पास जितने भी ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों के तीनों भी हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के टूल हो गए, एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिकली ये वही है। तो आप याद रखिएगा सीधे सीधे सिस्टम सॉफ्टवेयर। वह उपकरण जिसके माध्यम से ग्राफिक छवियों को डिजिटल छवियों में बदला जा सकता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है कि इसमें कैसी
ग्राफिक या चित्र हमारे पास में होने वाले हैं और उनको हमको डिजिटल कॉपी में बदलना है। तो बेसिकली हार्ड कॉपी हमारे पास में होने वाली है, उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर भेज देंगे, डिजिटल कॉपी बन गई, है ना। बहुत ज्यादा कुछ थोड़ी ना करना है। तो हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर स्कैनर की। स्कैनर की सहायता से ग्राफिक छवियों को, मतलब जो हार्ड कॉपी आपके पास में है उसको डिजिटल कॉपी में हम लोग बदल सकते हैं, याद रखना। प्रिंटर हमारे पास हार्ड कॉपी के लिए आएगा, मॉनिटर डिस्प्ले के लिए, और MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, इसका यूज किया जाता है बैंकिंग क्षेत्र में, चेक में नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक बैच बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। तो खालिस्तान में क्या होगा, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेज का बैच, व्यक्तिगत दस्तावेज प्रत्येक प्राप्तकर्ता को। तो बात किसकी हो रही है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है हमको। हमारे पास में कोई पत्र होगा, वो प्रत्येक यूजर के लिए, प्राप्तकर्ता के लिए, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए कैसे बनाना है, अलग अलग बनाना है। प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत मतलब सेपरेटली क्या तैयार करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, और उसका क्या बनाना है, आपको एक बैच बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है मेल मर्ज की, जहां पर एक पत्र बनाया जाएगा, हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल हम पत्र भेज सकते हैं, और ऐसे हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, मैनेजमेंट के अलग, स्टाफ के अलग, क्लर्क के अलग, है ना, बाकी चीजों के अलग, ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाकर और हम एक एक पत्र सबके लिए बना के रख सकते हैं प्रॉपर। और जब सेंड करेंगे तो पर्टिकुलर ग्रुप में जाएगा, पर्टिकुलर किस में जाएगा, बैच में, है ना, कि उस बैच को याला लेटर दिया, इसको याला दे दिया, इसको याला दे दिया। तो ये हम कैसे संभव हो पाएगा, मेल मर्ज का यूज करके। तैयार आपको एक ही लेटर करना है और उसको ग्रुप वाइज फिर आप बांट दीजिए, जिसको जब देना है तब हम दे सकते हैं। तो क्या आएगा इसका, सीधे सीधे मेल मर्ज। अगला है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर सॉफ्टवेयर पैकेजों को सामान्यतः किस लिए अपडेट किया जाता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पर, जितने भी सॉफ्टवेयर पैकेज उसके साथ में रहते हैं या उसका खुद का भी सॉफ्टवेयर जो रहता है, उसको हम अपडेट क्यों करते हैं। देखिए भैया, जब भी हमको सॉफ्टवेयर खरीद के लेके आते हैं, हमारे कंप्यूटर में हमने इंस्टॉल कर दिया है या अपने मोबाइल भी परचेस करके लेके आया, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। जब अपने लाए थे तब वही था। उसमें होता है क्या है कि थोड़े समय बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। कभी भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। तो समय के साथ या तो उस पर वायरसेस का खतरा बढ़ जाता है, या समय के साथ उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, छोटे छोटे बग्स वगैरह होंगे। तो बग को दूर करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, उसकी अपडेट फाइल की, क्योंकि अपडेट फाइल आएगी तो पुराने जो बग्स होंगे, पुरानी जो प्रॉब्लम्स होगी, वो नए वाले वर्जन में नहीं होती, उसको दूर कर दिया जाता है। तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है, अपडेट पैच की आवश्यकता पड़ती है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बोलते हैं सिस्टम के हार्डवेयर घटकों को बदलने के लिए। भाई ये तो सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बोल रहा है सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन के बेहतर बनाने और ज्ञात समस्याओं को ठीक करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है। सिस्टम मेमोरी की मात्रा को स्थायी रूप से कम करने के लिए, हम मेमोरी को कम और ज्यादा नहीं कर सकते भैया। मौजूद एप्लीकेशन में निष्क्रिय करने के, एप्लीकेशन को डिसेबल करने के लिए भी अपडेट थोड़ी ना करेंगे। सामान्यतः जो पैकेज है इसके जब भी अपडेट करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए, या ज्ञात समस्या मतलब क्या होगा, उसमें कुछ पहले से बग होंगे भैया, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो अपडेट जब कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करता है, नॉर्मल सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर भी होंगे आपके पास में कि इंस्टाग्राम होगा, व्हाट्सअप होगा, कुछ प्रॉब्लम करे तो हम उसको अपडेट कर लेते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। उसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सुरक्षित और स्थायी बायोमेट्रिक सेंसर प्रणाली में से एक है। कहाँ की बात हो रही भैया, प्रमाणीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सुरक्षित और स्थायी कौन सी बायोमेट्रिक प्रणाली, मतलब हमको को किसकी बात करनी है, सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग बायोमेट्रिक प्रणाली कौन कौन सी यूज करते हैं। तो हम भैया हम दो ही प्रकार की कर रहे हैं फिलहाल, है ना। एक हम क्या कर रहे हैं, हम थंब इंप्रेशन या फिंगरप्रिंट्स यूज कर रहे हैं, और दूसरी हम करते हैं हमारी आंखों को स्कैन करते हैं, है ना। तो आंखों में हम कौन से भाग को स्कैन किया जाता है बायोमेट्रिक्स के लिए, तो हम लोग वहां पर स्कैन करते हैं आंखों के रेटिना को। ठीक है, और आंखों का रेटिना मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं आइरिस की। तो यहाँ पर हमारे पास में है हस्ताक्षर पहचान प्रणाली, हस्ताक्षर से पहचाने के बायोमेट्रिक्स में नहीं। आवाज पहचान प्रणाली, आवाज पहचान प्रणाली का हम लोग यूज नहीं करते हैं। आइरिस पहचान, हाँ आइरिस पहचान हम लोग कहते हैं।
चेहरा पहचान प्रणाली नहीं, यह भी बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत नहीं आती है। हालांकि हमारे फोन के लॉक वगैरह हम फेस से लॉक कर देते हैं, पर याद रखिएगा वो बायोमेट्रिक प्रणाली नहीं है। आपको ऐसा चेहरा बनाकर और उसके सामने रखेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन आइरिस ये यूनिक होगा और हाथों की लकीरें ये भी यूनिक होने वाली है। कभी भी किन्हीं दो व्यक्तियों की ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगी आपके पास में, आइरिस मतलब आंखों का क्या है, ये है रेटिना, इसको याद रखिएगा। एमएस वर्ड 2019 के पैराग्राफ विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पोजीशन विकल्प नहीं है ना। एमएस वर्ड 2019 के लिए प्रश्न है, पैराग्राफ की बात कर रहा है, विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पोजीशन नहीं है। हमको पोजीशन पहचाननी कि कौन सी पोजीशन एक नहीं होती है। पहले बोल रहा है विंडोज ऑर्फन कंट्रोल, तो विंडोज ऑर्फन कंट्रोल होता है भैया, है ना, ये ऑप्शन हमको वहां पर मिलता है। फिर कीप विथ नेक्स्ट, तो कीप विथ नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन भी हमको मिलता है। फिर कीप लाइन टुगेदर, तो कीप लाइन टुगेदर जो है यह भी हमको वहां पर ऑप्शन मिलता है। फिर क्या मर्ज लाइन टुगेदर, तो मर्ज लाइन टुगेदर हमको ऑप्शन नहीं मिलता है। हम दो लाइनों को मर्ज करके और उनको एक साथ नहीं ला सकते, इसलिए ये वाला ऑप्शन कैसा है, ये गलत है। कौन सा विकल्प नहीं मिलता हमको, ये वाला नहीं मिलता। और ये जो यहाँ पे बट ऑप्शन दिए है, ये ऐसे कैसे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। ठीक है, कहां पर, पैराग्राफ में, याद रखिएगा। चलिए अगला ऑप्शन है, कंप्यूटर मॉनिटर के संदर्भ में एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। एलईडी बेसिकली, एलईडी हमारे पास में क्या है, हम लोग यूज करते हैं मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर हम लोग यूज करते हैं। तो एलईडी का हमको क्या बताना है, सिर्फ फुल फॉर्म बताना है। देखिए एक आता है हमारे पास एलसीडी, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और फिर हमारे पास में है एलईडी, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, लाइट इमिटेड डायोड या लिक्विड इमिटेड डायोड। करेक्ट आंसर दोनों में से कौन सा है, लाइट इमिटेड डायोड ही है। लेकिन लाइट अगर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मिलेगा आपको, लिक्विड मिलेगा, है ना। और इसके बहुत जगह ऑप्शन आपको कैसे लिखे मिलेंगे, लाइट स्लैश लिक्विड इमिटेड डायोड, है ना। तो आप ये लोग याद रखिएगा, लाइट इमिटेड डायोड क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होने वाला है। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, लाइट इमिटिंग डिस्क, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है हमारे पास, लाइट इमिटिंग डायोड होगा। ये वाला ऑप्शन भी कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फुल फॉर्म अच्छे तैयार करना। फुल फॉर्म के बारे में इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं कि फुल फॉर्म मस्ट है हमारे को। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बीच में भी कहीं भी आते हैं। तो फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और फाइल एक्सटेंशन अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कंप्यूटर की पीढ़ी, उसमें उपयोग की गई मुख्य तकनीक और कंप्यूटर के एक सामान्य प्रकार के साथ सही रूप से मेल खाता है ना। प्रश्न अभी हमारे पास में कहा है, संयोजन के लिए बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन के लिए। तो कौन सा कॉम्बिनेशन कंप्यूटर की पीढ़ी, मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन हमको दिए है और यहाँ पे बात कर रहा है पीढ़ी, तो कौन सी पीढ़ी से मेल खाता है, मतलब हमको टोटल मिला के ये पहचानना है कौन से प्रकार का सही रूप से मेल खा रहा है। यहाँ पे गलत दिए गए हैं और हमको जनरेशन वाइज पहचानना है कि वहाँ पर जो तकनीकें हम लोगों ने यूज करी है वो उन्हीं के साथ रखी गई है या नहीं। तो मतलब टोटल 5 जनरेशन होती है, पांचों की पांचों जनरेशन के क्वेश्चन बड़े ईजी आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हमने मुख्य डिवाइस के रूप में क्या यूज किया, तो वहां पर हमने यूज किया है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में वही हमने ट्रांजिस्टर यूज कर लिया। थर्ड जनरेशन में हमने यूज कर लिया आईसी को। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर प्लस एलएसआई वहां पर हमने यूज किया। और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई और वीएलएसआई वहां हमने यूज किया है। ठीक है, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, है ना। चलिए देखते हैं, प्रथम पीढ़ी में इंटीग्रेटेड आईसी का यूज किया क्या, नहीं, वहां पर उन्होंने क्या यूज किया है, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज किया क्या, नहीं। द्वितीय पीढ़ी में क्या यूज किया है, ट्रांजिस्टर का यूज किया। तृतीय पीढ़ी में आईसी का यूज किया है कि, तो हाँ आईसी का यहाँ पे यूज किया और मिनी कंप्यूटर भी है। चतुर्थ पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर और सुपर कंप्यूटर, नहीं, यहाँ पर ये पहले हमारे पास आ गया था, है ना। तो यहाँ पे तृतीय पीढ़ी में आईसी मिनी कंप्यूटर क्या आ जाएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल सही है। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने आईसी का यूज किया है जो सिलिकॉन से बनी हुई थी, और वहीं पर हमने मिनी कंप्यूटर जो है उसका भी विकास हम लोगों ने कर लिया। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, जनरेशन के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, है ना। तो कंप्यूटर, उनके डेवलपर्स, ये अच्छे से याद रखना, पहले से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, तो जाके देखिएगा कौन सा कंप्यूटर है या कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर का, उसको किसने विकास या डेवलप किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है उसके, और हमने एक ही वीडियो में सब डाल के रखा है। किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान,
सुपरसोनिक जेट जैसे जटिल मशीनों को डिजाइन करने में किया जाता है। तो ये तो भैया बहुत बड़ी बात हो गई है, अंतरिक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमको कंप्यूटर भी कैसे लगेगा, बहुत बड़ा कंप्यूटर ही लगेगा। और आकार के हिसाब से जब हम सबसे बड़े कंप्यूटर की बात करते हैं तो कौन सा आता है, बिल्कुल सही है, कौन सा है वो, सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर जो हमको जरूरत पड़ने वाली है किसकी, सुपर कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो जो बड़ी कंपनियां होती है वो सर्वर के रूप में यूज करती है किसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। वहीं मिनी कंप्यूटर की बात करें तो छोटी और स्मॉल, एक कमरे में चलने वाली कंपनी जो होगी वो सर्वर के रूप में यूज कर लेगी मिनी कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर ये एक तरह का पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर। इनका यूज कहा किया जाता है, पर्सनल कामों के लिए किया जाता है, छोटे छोटे कामों के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखना कि मिनी कंप्यूटर जो है ये मध्यम आकार का कंप्यूटर, ये भी मिडिवल रेंज का है ना, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 6 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है, अच्छा बाइट ही पूछा, अच्छा 6 KB क्या बोल रहा है वो, 6 किलो बाइट में कितनी क्या होती है हमारे पास में, बाइट होती है, कितनी बाइट्स होती है ये हमसे पूछ रहा है। देखिए ये क्या लिखा है, 6 KB लिखा है, 6 KB है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है हमको, 1024 इंटू 6 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 KB में क्या होती है, 1 KB में 1024 बाइट्स होती है, यहाँ पर हमारे पास 6 KB है, तो क्या होगा 1024 में इंटू कर देंगे हम इसका 6 का, तो कितना आ जाएगा 6144, है ना। 6 का गुना इसमें करेंगे, 6 चौक 24 होगा, 2 बचा लेंगे ऐसे करके, है ना। इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे छोटी छोटी चीजें आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके रखिएगा, इसका आंसर बहुत आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, ना। 6 का गुना ही तो करना है, तो क्या निकलेगा राइट आंसर यहाँ पर 6144। ठीक, चलिए डीएमपी प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बेसिकली यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इस इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या खासियत होती है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, रिबन का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या है हमारे पास में, क्या है बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंटर बोल ही रहा है, डीएमपी क्या है, प्रिंटर, और प्रिंटर बेसिकली क्या है हमारे पास में, आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर क्या है हमारे पास में, आउटपुट डिवाइसेस है, इसको आपको याद रखना। और डीएमपी प्रिंटर का यूज बिल वगैरह में बहुत ज्यादा किया जाता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह में भी इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है प्रिंट करने के लिए, याद रखिए। क्वेश्चन है ICANN एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इंटरनेट की सुरक्षा बनाए रखने के लिए और इसके सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई। इंटरनेट को सुरक्षित बनाना है और सभी के लिए सुलभ कराना, आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ICANN का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए ICANN क्या है, बेसिकली ये करती है प्रोटोकॉल्स का निर्माण, है ना। प्रोटोकॉल्स, रूल कौन बनाता है, रूल बनाता है W3C, है ना। रूल कौन बनाता है इंटरनेट के, W3C। ये कैसा है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। फिर क्या है, ये कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये क्या करेगा, ये रूल्स बनाएगा, है ना। और जो नियमावली है वो कौन बना रहा है हमारे पास में, ये बना रहा है ये, मतलब प्रोटोकॉल्स के निर्माण में ICANN का बहुत बड़ा योगदान है, वो बनाता है। क्या है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। क्या जाएगा, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। इसको बस याद रख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म यही होने वाला है। ठीक, चलिए अगला है क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में खालिस्तान सिफर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता को ज्ञात होती है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या होती है, हमारे डेटा को हम इस तरीके के फॉर्म में बदल देते हैं कि वो किसी और के पास अगर पहुंचे तो उसको पढ़ने में असक्षम हो, उसको पढ़ ही नहीं पाए। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। वहां पर हम लोग साइफर टेक्स्ट का यूज करते हैं, सिफर टेक्स्ट जो है इसका यूज हम लोग करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट मतलब विशेष प्रकार के चिन्हों में बदलने के लिए। अब बात यहाँ पे आ रही है कि क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में खालिस्तान सिफर मतलब कौन से सिफर का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग यूज करते हैं कौन से, की फीचर का।
कौन सा सिफर का? तो की सिफर का हम लोग प्रयोग करते हैं, और वो जो भेज रहा है वो और जो प्राप्त करता है वो, उसी को उसका मीनिंग पता होता है, उसी को उसका अर्थ पता रहता है, बाकी किसी को नहीं रहता है ना। तो याद रखिएगा, सिफर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? की। तो की सिफर के द्वारा उपयोगकर्ता की जो जानकारी है उसको विशेष प्रकार के चिन्हों में बदला जाएगा, और जिसको प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही समझ पाएंगे, बाकी नहीं। अगला है वेबकैम। वेबकैम क्या है? वेबकैम, हाँ, हम लोग को वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो वेबकैम की आवश्यकता हमको पड़ती है। क्या है वो? एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक नेटवर्क डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास में, जो वेबकैम होता है ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, डिवाइस ये कैप्चर करेगा, कैप्चरिंग डिवाइस है। क्या करेगा? सिर्फ कैप्चर, मतलब इनपुट लेगा, आउटपुट नहीं देगा, याद रखिएगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? हाँ, तो विंडोज 10 के लिए बोल रहा है, विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम में चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट, मतलब जो आपने आइटम सेलेक्ट करके रखा है उससे जुड़े हुए शॉर्टकट अगर आपको देखने हैं, है ना, तो आप कैसे देख सकते हो? शॉर्टकट की पूछा तो आपने कोई भी टूल सेलेक्ट कर लिया है ना, कोई भी आइटम जो टूल हमारे पास है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है, उससे रिलेटेड आपको शॉर्टकट जानना है क्या है ना। तो क्या प्रेस करने वाले हम लोग? शिफ्ट प्लस F10 हम लोग प्रेस करेंगे, तो उससे जुड़े हुए जितने भी शॉर्टकट्स होंगे, कमांड्स होंगे, वो हमको दिखने लगेंगे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चल आगे भी देखिएगा। चलिए भैया, इसी के साथ हमारे पास में ये हो गया है आज 17 नंबर का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है, और बाकी के वीडियो की लिंक आई बटन में है और पुरानी सीरीज डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है, ताकि उतने ही लोग कैसे हो सके, पास हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं। हाँ, एक खास बात कि कल आपको मिल जाने वाला है वीडियो, कौन सा वाला? आपको मिलने वाला है नंबर सिस्टम का वीडियो, है ना। नंबर सिस्टम का वीडियो तैयार है, कल अपलोड हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम आप अच्छे से सीख लीजिए, और जहां तक हो नंबर सिस्टम के सारे पूरे के पूरे 12 टाइप जो है उसमें मैंने कवर कर दिए। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ईजी टेक्निक से हम लोग उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।